आज का हमारा विषय है आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव। आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करती है, इसी बिंदुओं का हम आज अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव अपने भरण पोषण, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान तथा विलासिताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप या व्यवसाय करता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को गत पृष्ठों में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कृषि, खान खोदना, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट यानी शिकार करना, लकड़ी काटना आदि हैं। जबकि द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के लघु एवं वृहत उद्योग सम्मिलित हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में परिवहन एवं संचार आदि की आर्थिक क्रियाएं। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में वित्तीय, स्वास्थ्य, सूचना, परक्रमण, शिक्षण, राजकीय सेवाएं एवं मनोरंजन क्रियाओं को, और पांचवी आर्थिक क्रियाओं में शोध वैज्ञानिक, वित्तीय सलाहकार, विधि अधिकारी एवं व्यावसायिक परामर्शदाता आदि की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। इन सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और ये पर्यावरण को असंतुलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव निम्न हैं। कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव, खनन का पर्यावरण पर प्रभाव, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव और परिवहन का पर्यावरण पर प्रभाव। अब हम प्रथम जो कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे। मानव की आवश्यकताओं के लिए कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न, फल, सब्जी, दालें आदि की कृषि करनी होती है। लेकिन कृषि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राकृतिक घास स्थलों व वनों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है। दुर्गम पहाड़ी ढालों से लेकर समुद्री दलदली भूमि तथा कृषि भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। आधुनिक काल में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर तथा उन्नत यंत्रों के प्रयोग ने कृषि भूमि के विस्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों द्वारा विभिन्न महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि हेतु वनों को साफ किया गया। मानव के तकनीकी विकास का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया गया। 20वीं शताब्दी में नवीन कृषि विधियों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। सघन तथा कृषि क्षेत्र विस्तार से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं
उत्पन्न हो गई। हरित क्रांति के अभिष्ट लक्ष्य खाद्यान्नों में वृद्धि को तो प्राप्त कर लिया गया, किंतु इससे पर्यावरण ह्रास हुआ। वन विनाश के कारण पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित हो गई। फलों व सब्जियों का स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो गया। मिट्टी में जैविक अंशों की कमी होने से उसकी गुणवत्ता नष्ट हुई। आदिम क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि, पहाड़ी ढालों पर कृषि तथा मरुस्थलों में रेत के स्थायी टिब्बों पर कृषि से मिट्टी अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हुई। स्थानांतरणशील कृषि से तात्पर्य जो कृषि आदिम रूप से की जाती है, जिसमें जंगलों को काटकर वहाँ पर आधुनिक मशीनरी से खेती न कर परंपरागत हथियारों से या औजारों से, परंपरागत औजारों से कृषि की जाती है तथा 3-4 वर्ष वहाँ पर कृषि फसलों का उत्पादन करने के पश्चात उस स्थान को छोड़कर दोबारा से दूसरे स्थान पर वनों को साफ किया जाता है, वनों को काटा जाता है और वहाँ पर फिर परंपरागत रूप से कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। इसका प्रमुख कारण कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग है। किसानों द्वारा फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के घातक रसायनों का छिड़काव किया जाता है। विकसित देशों में हेलीकॉप्टर व छोटे विमानों द्वारा विस्तृत कृषि फार्मों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव के दौरान इन रसायनों की कुछ मात्रा सीधे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जिसका अत्यंत घातक प्रभाव जीवों पर पड़ता है। विभिन्न देशों में कीटनाशी रसायनों का बचा हुआ तथा बेकार हो चुका लाखों टन भंडार जो अभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उदाहरण, पोलैंड में 65 टन तथा यूक्रेन में 23,000 टन बेकार हो चुके कीटनाशी रसायनों के भंडार पड़े हैं। अनेक कीटनाशी रसायनों का स्थायी प्रभाव बहुत लंबे समय तक बने रहने से वायुमंडल को दीर्घकाल तक हानि पहुंचाते हैं। अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग जल प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। कृषि कार्यों से होने वाले प्रदूषण की यह समस्या हरित क्रांति से ही प्रारंभ हुई। मिट्टी में मिश्रित उर्वरकों व कीटनाशकों के रसायन प्रवाहित जल के साथ बहकर नदियों, झीलों व तालाबों के जल को दूषित कर देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि अरल सागर में मिलने वाली सरदरिया तथा आमू दरिया नदियों के सिंचित क्षेत्रों में किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त रसायनों के नदी जल में घुलकर आने से अरल सागर के जल में निरंतर विषाक्तता बढ़ रही है। नंबर 2, पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव की दूध, मांस, खाल, ऊन आदि पदार्थों की पूर्ति के लिए पशुपालन करना आवश्यक है। वर्तमान में अत्यधिक पशुचारण ने भी पर्यावरण का अवनयन किया है। पशुपालन क्षेत्रों में निरंतर विस्तार से अनेक वन क्षेत्र
चरागाह में बदल दिए गए हैं। सघन वनों के सीमावर्ती भागों में चरागाहों का विस्तार हो रहा है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में बड़े पैमाने पर वनों को काटकर चरागाह विकसित किए गए हैं। तुर्की, यूनान, पश्चिमी एशिया, अफ्रीकी तट, भारत के हिमालय क्षेत्र व दक्षिणी पठार पर अनियंत्रित पशुचारण से वनस्पति नष्ट हुई है तथा मिट्टी अपरदन बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में पशुपालन व्यवसाय उन्नत अवस्था में है। उन्नत नस्लों के कारण इन क्षेत्रों में पशुओं की कम संख्या से अधिकतम पशु उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों में पशुओं की उन्नत नस्लें बहुत कम हैं तथा पशुओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों में निरंतर बढ़ता पशु घनत्व भी पर्यावरण कमी का एक कारण है। नंबर 3, खनन का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं, आवास, घरेलू उपकरण, उद्योग धंधे एवं परिवहन साधनों की पूर्ति के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। खनन प्रक्रिया से विभिन्न खनिज पदार्थों प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इनसे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनिजों के उत्खनन के कारण भी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों में कच्चे माल तथा शक्ति संसाधनों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन होने लगा। कच्चे माल के रूप में तथा शक्ति के संसाधनों के रूप में उनका दोहन होने लगा। आधुनिक काल में उन्नत स्वचालित मशीनों से किए जाने वाले उत्खनन से खनिज निकालने की गति तीव्र हुई। परिणाम स्वरूप खनिज भंडार तेजी से घटते जा रहे हैं। इसी गति से खनन होता रहा तो 21वीं शताब्दी में अनेक खनिजों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। वन क्षेत्रों में खनन से वनों का विनाश हो रहा है। खनन स्थलों पर बने विशाल गर्तों तथा मलबे के ढेर से वह भूमि सदा के लिए बंजर हो जाती है। खनन के लिए भूमि की ऊपरी परत हटाने से मिट्टी अपरदन बढ़ता है। खानों में किए जाने वाले विस्फोटों से भूस्खलन में वृद्धि होती है। उत्खनन से निकलने वाले धूल कणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खनन की विभिन्न विधियों में खुला खनन से पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है। खुली खनन पद्धति से वायु प्रदूषण अधिक होता है। खनिजों की जड़ाई यानी ऊपरी परत को हटाना, खुदाई, चिराई, घिसाई आदि क्रियाओं में निकलने वाले धूल कण वायुमंडल में मिलते रहते हैं। भूमिगत खादानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें भी वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। खदानों में नियमित रूप से होने वाले विस्फोटकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। नाभिकीय खनिजों के उत्खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों में विकिरण फैलता है। झारखंड में यूरेनियम की जादूगुड़ा खाने इसका उदाहरण है। खनन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चले जाने से निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। अधिक गहरी खदानों में काम करने वाले खनिकों का जीवन असुरक्षित होता है। भूमि धंसने से होने वाली खान घटनाओं तथा खानों से निकलने वाली
विषैली गैसों से जनहानि की अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोयला क्षेत्रों में लगने वाली भूमिगत आग पर नियंत्रण करना कठिन होता है, अतः इसके निकलने वाले धुएं व तापमान में वृद्धि से पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। खनन गतिविधियों के कारण निकटवर्ती वनों में निवास करने वाले प्राणियों के प्राकृतिक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनियोजित वनों में निवास करने वाले प्राणियों के प्राकृतिक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनियोजित एवं अनियंत्रित खनन भी पर्यावरण ह्रास के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकारों के खनिजों के उत्खनन से निकलने वाले पदार्थ जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। सागरीय तली से खनिज तेल की खुदाई के समय अचानक तेजी से निकलने वाला तेल विस्तृत सतह पर फैलकर समुद्री जल को प्रदूषित करता है। नंबर 4, औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव की द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। मानव की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योग धंधों की स्थापना करना आवश्यक हो गया है। उद्योगों की स्थापना करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। लेकिन औद्योगिकरण ने भी पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है, जिससे मानव के समक्ष गंभीर पर्यावरण संकट आ गया है। बढ़ते औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के कारण विकसित एवं विकासशील सभी देशों में पर्यावरण ह्रास हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पहले यूरोप में तथा बाद में विश्व के अन्य भागों में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र से दोहन होने लगा। बढ़ते औद्योगिकरण से लोगों का जीवन स्तर तो बढ़ा, किंतु पर्यावरण को अत्यधिक हानि हुई। औद्योगिकरण से वनों का विनाश, उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों से प्रदूषण, जल संकट, अति नगरीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हुई। कागज, प्लाईवुड आदि उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई से वन क्षेत्र निरंतर सिमटते जा रहे हैं। औद्योगिक देश आज अनेक पर्यावरणीय कठिनाइयों से घिर गए हैं। इन देशों में अब विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की कमी अनुभव की जाने लगी है, अतः अन्य देशों के संसाधनों का उपभोग करने लगे हैं। अति नगरीकरण के लिए भी औद्योगिक विकास उत्तरदायी है। औद्योगिक राष्ट्रों की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में संकेंद्रित है। इसी कारण गंदी बस्तियों का सर्वाधिक विस्तार औद्योगिक नगरों में हो रहा है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं कराने से दोयम दर्जे की मशीनों के कारण पर्यावरणीय समस्याएं और बढ़ी हैं। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा साधनों की बढ़ती दर के कारण एक और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरी ओर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि हो रही है तथा अनेक जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है।
उद्योगों का अनियंत्रित विकास आज पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण बन गया है। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हाइड्रोकार्बन्स, धूल के कण, वाष्प कणिकाएं, धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। रासायनिक उर्वरकों के कारखानों से बहुत अधिक मात्रा में वायु में प्रदूषक छोड़े जाते हैं, जिनमें अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि प्रमुख है। सूती वस्त्र की मिलों से निकलने वाले रुई के रेशे, धुआं, जलावन के अवशेष, नेफ्ता गैस, गंधक का अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ वायुमंडल को दूषित करते हैं। औद्योगिक नगरों में बढ़ते उद्योगों, परिवहन के साधनों व जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। भारत के अधिकांश महानगरों के वायुमंडल में महीन कणों की मात्रा आवश्यक क्षेत्रों में निर्धारित स्तर से बहुत अधिक है तथा निरंतर बढ़ रही है। सल्फर के यौगिक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वायु में मात्रा भी निर्धारित सीमा को पार कर चुकी है। औद्योगिक प्रक्रमों में मशीनों को ठंडा करने, साफ करने, विभिन्न रसायनों को तनु करने, औद्योगिक परिसर में पर्याप्त नमी बनाए रखने, उत्पादों की प्रोसेसिंग करने आदि क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। औद्योगिक प्रक्रमों में प्रयुक्त जल अंततः औद्योगिक बहिस्राव के रूप में निकलता है। इस जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। उद्योगों से निष्कासित प्रदूषित जल को नदी, तालाब, झील या समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो इन जल राशियों में प्रदूषण का कारण बनता है। देश की सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। अपने उद्गम स्थल गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 2520 किलोमीटर लंबे मार्ग में बहती हुई गंगा नदी सघन आबादी वाले क्षेत्रों के लगभग 33 करोड़ लोगों को जल प्रदान करती है। हिमालय से निकलने वाली भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पीडर नदियाँ देवप्रयाग तक गंगा में मिलती हैं। तब इसका जल काफ़ी स्वच्छ होता है। इसमें जल प्रदूषण की शुरुआत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से होती है। ऋषिकेश से कोलकाता तक के संपूर्ण मार्ग में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट पदार्थ गंगा नदी में छोड़े जाते हैं। कानपुर की कपड़ा मिलों व चमड़ा साफ करने वाले कारखानों, इलाहाबाद के उर्वरक संयंत्रों, बरौनी के तेल शोधक कारखाने तथा बिहार राज्य के 153 प्रमुख उद्योगों का बहिस्राव छोड़े जाने से निचली गंगा मैदान तक पहुँचते पहुँचते अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। नंबर 5, परिवहन का पर्यावरण पर प्रभाव। परिवहन के क्षेत्र में मानव ने अत्यधिक विकास किया है। बैलगाड़ी युग से जेट युग तक की इस यात्रा में मानव ने वायुमंडल को अत्यधिक प्रदूषित किया है। वायु प्रदूषण के स्रोतों में सर्वाधिक 42% प्रदूषण परिवहन के साधनों द्वारा होता है। स्वचालित वाहनों द्वारा पेट्रोल व डीजल के दहन की प्रक्रिया में एक और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है, तो दूसरी ओर धुएं के रूप में निकलने वाली अनेक विषैली गैसें
व कण वायुमंडल को दूषित करते हैं। एक कार को प्रतिदिन 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता होती है। इस आधार पर वाहनों द्वारा होने वाली ऑक्सीजन की खपत का अनुमान लगाया जा सकता है। वाहनों द्वारा वायुमंडल में छोड़े जाने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा आदि उल्लेखनीय हैं। एक स्वचालित वाहन 1 गैलन पेट्रोल के दहन से 5.20 लाख घन फीट वायु को प्रदूषित करता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में कारों द्वारा लगभग 5 लाख टन सीसा प्रतिवर्ष वायुमंडल में छोड़ा जाता है। नगरों के संकरे व व्यस्तम भागों में इसका स्तर सर्वाधिक है। मोटर वाहनों द्वारा औसत प्रदूषण की मात्रा व प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा 300 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर गैलीसिन के उपयोग पर वायु प्रदूषक छोड़े जाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसके द्वारा 25 किलोग्राम प्रति लीटर गैसीलीन के उपयोग पर प्रदूषक छोड़े जाते हैं। विकसित एवं विकासशील सभी देशों में वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में यद्यपि वाहनों की संख्या बहुत कम है, किंतु अधिकांश वाहन पुराने हैं। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई कारों से 6% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अधिकतम 2% है। महानगरों में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है। टोक्यो महानगर इसका उदाहरण है। वहाँ का वातावरण इतना विषैले हो गया है कि चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस के सिपाही को प्रतिदिन 30 मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ता है। ये थे हमारे आर्थिक भूगोल का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।